अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास सेवन्थ में से की इंग्लिश ग्रामर में से सिलेक्टेड पार्ट जो है क्लास सेवन की इंग्लिश का ग्रामर वाला पोर्शन वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हैं जी हमारे पास रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब। ये एक नई चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस नहीं की हुई कि रेगुलर वर्ब क्या होता है और इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है। तो ये बहुत अच्छे से समझ लें कि आपको ये तो पता है ना कि रेगुलर हम बोलते हैं रूटीन वर्क को। जैसे आप अक्सर सुनते होंगे कि ही इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट एंड ही इज़ एन इरेगुलर स्टूडेंट। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी माना में ये इस्तेमाल होता है, रेगुलर बाकायदा और इरेगुलर बेकायदा। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, इसी से मिलता जुलता कि रेगुलर वर्ब क्या है। अ रेगुलर वर्ब इज़ द वन दैट follows the pattern of taking ed for the simple past and past participle forms. For example, end, ended, ended. रेगुलर वर्ब भाई ये है कि जब हम एक वर्ब बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, तो वो कहते हैं जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने बोली, जैसा कि एंड एक वर्ब है ख़त्म होना, तो उसका हमें सेकंड फॉर्म बनाते हुए और उसकी थर्ड फॉर्म बनाते हुए जस्ट उसके एंड पे ई डी का इजाफा करना पड़े, तो वो रेगुलर वर्ब होता है। आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड है, सेकंड फॉर्म बनानी है एंडेड, थर्ड फॉर्म बनानी है एंडेड, ठीक है। और पैक है, पैक यानी कि कोई चीज़ पैक करना, पैक्ड, पैक्ड, ठीक है। ये जिनके आखिर में जस्ट ई डी का एडिशन होता है और उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है, वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो साख्त होती है, वो नहीं टूटती, ठीक है। इसके मुकाबले में होते हैं जी इर्रेगुलर वर्ब। एन इर्रेगुलर वर्ब इज़ वन दैट डज नॉट टेक ई डी एंडिंग फॉर द सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इरेगुलर वर्ब भाई वो हैं कि जो अपने एंड पे सेकंड फॉर्म बनाते वक्त और थर्ड फॉर्म बनाते वक्त ईडी का इजाफा कबूल नहीं करते, बल्कि उनका फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर और होता है, सेकंड का और होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैच है, तो कैच की सेकंड फॉर्म कैच्ड नहीं है बल्कि कॉट है, ठीक है, कैच कॉट। अब आप देखें कैच में CATCH ये था स्ट्रक्चर 5 अल्फ़ाबेट्स का, लेकिन कॉट में ये बिल्कुल चेंज हो गया, कैच वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये इर्रेगुलर वर्ब होता है कि जिसमें फर्स्ट फॉर्म की जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी तरतीब होती है, वो बरकरार नहीं रह पाती, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ये जो दी हुई है एक एक्सरसाइज, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि रन है, रन, रेन, रन, कि रन की दूसरी फॉर्म रेन, रन। तो ये इरेगुलर वर्ब है। ऐड, एडिड, एडिड, ये क्या होगा, रेगुलर होगा। गो, वेंट, गॉन, ठीक है, ये इरेगुलर होगा। प्रे, प्रेड, प्रेड, ठीक है, रेगुलर होगा। लाइट, ठीक है, लाइटेड, सॉरी, लाइट, लाइट, लाइटन होता है, ये भी इरेगुलर है। डिले, डिलेड, डिलेड, ईडी का एडिशन हुआ तो रेगुलर है। टाई, टाइड, टाइड, ये भी रेगुलर है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ठीक है, ये इरेगुलर है। मेंड, मेंडेड, मेंडेड। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, ठीक है। कम, केम, कम, ये इरेगुलर है। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप बहुत सारे वर्ब्स के कि जिसके एंड पे जस्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी का एडिशन करना पड़े, वो रेगुलर वर्ब है। और जिसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का स्ट्रक्चर और है, सेकंड का हमें स्ट्रक्चर चेंज करना पड़े या स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो वो क्या होता है भाई, वो इरेगुलर वर्ब होता है, ठीक है। उसके आगे पंक्चुएशन की हम कुछ बात करते हैं। पहले बातें आती रही हैं लेकिन हम इसको थोड़ा खोल नहीं सके। आज हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, इतना ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना ज़रूरी है, कि पंक्चुएशन क्या होती है भाई। पंक्चुएट करना, पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज़ ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स आर स्टॉप्स इन राइटिंग। कि आपने जो अपने राइटिंग लिखी है, जो आपने तहरीर लिखी है, उसमें पॉइंट्स और जो आपके वक्फ़े हैं उनको बाकायदा सही जगह पे पुट करना, ठीक है,
कि आपने एक बात कंप्लीट करी है, आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई ख़बर दे रहे हैं, वो आपकी कंप्लीट होगी तो आपने फुल स्टॉप यूज़ करना है। और अगर वो आपकी इनकम्प्लीट है, दो फ्रेजेस अलग-अलग है, तो आपने वहाँ पे कॉलन यूज़ करना है, सेमी कॉलन, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो पंक्चुएशन का मतलब ये है कि पंक्चुएट करना किसी राइटिंग को, कि उसमें आपने जहाँ पे स्टे किया है, जहाँ पे आपने कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, तो वहाँ पे आपने क्या पुट करना है इन मार्क्स में से। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल स्टॉप्स, ये जो नीचे दिए हुए हैं 8, ये बड़े मतलब है कि वक़ूफ़ हैं या वक्फ़े हैं जिनको पंक्चुएशन में शुमार किया जाता है, और इन्हीं की मदद से हम किसी भी राइटिंग को, किसी भी पैराग्राफ को पंक्चुएट करते हैं। हम बताते हैं कि यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कॉमा आएगा, कॉलन, सेमी कॉलन, कुछ भी आएगा, ठीक है। तो इनको आप बारी बारी देख लें। सबसे पहले फुल स्टॉप और पीरियड। फुल स्टॉप का मतलब है कि बाकायदा आपने यहाँ पे रुकना है, और वो कहाँ पे रुकना है, जब आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। आप कह रहे कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, आपकी एक बात कंप्लीट हुई, आपकी खबर इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई, आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं, आपकी बात मुकम्मल होगी, आपने फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। उसके बाद है जी कॉमा। कॉमा क्या होता है? कॉमा होता है जब आप किसी एक ही जिन्स की मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा आता है। जैसे मैं इसकी अक्सर आपको मिसाल देता हूँ कि हमने कहना है कि मैं ये फ्रूट खाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ, तो आप सारे फ्रूट्स के नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं कि आई ईट एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड अदर फ्रूट्स, ठीक है। तो अब आपने जो फ्रूट्स, 3 फ्रूट्स के नाम लिए हैं, तो आपने तीनों को सेपरेट करना है। तीनों को आप कैसे पंक्चुएट करेंगे? आई ईट एप्पल, उसके बाद कॉमा, बनाना, उसके बाद कॉमा, ग्रेप्स, ठीक है, एंड अदर फ्रूट्स, ठीक है। तो इनको सेपरेट करने के लिए, एक ही जिन्स की जो मुख्तलिफ चीज़ें आप डिस्कस करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल होता है। सेमी कॉलन भाई क्या होता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ ले। सेमी कॉलन ये होता है कि इसमें बात लंबी चली जाएगी, डीप इंग्लिश ग्रामर है, कि जो क्लॉज होती है, यानी कि पूरा सेंटेंस नहीं होता, एक क्लॉज होती है, एक जुमला ही होता है, लेकिन सेंटेंस से छोटा होता है, क्लॉज हम उसको बोलते हैं, फ्रेज या क्लॉज। तो उन दो को जोड़ने के लिए सेमी कॉलन आता है। जहाँ पे बट आना हो, एंड आना हो, और आना हो, नॉर आना हो, अगर आप इनको ना लेके आए, वहाँ पे सेमी कॉलन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई गो फॉर अ वॉक डेली, कि मैं सुबह वॉक के लिए जाता हूँ डेली, एंड गेट फ्रेश एयर, ठीक है, और ताज़ा हवा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे एंड लगाया है ना, अगर मैं वहाँ पे एंड को हटा दूँ, तो मुझे इन दो जुमलों को, यानी कि मैं वॉक के लिए जाता हूँ और ताज़ा हवा लेता हूँ तो अगर मैं और को निकाल देता हूँ, तो और का माना देने के लिए मुझे यहाँ पे सेमी कॉलन लाना पड़ेगा। सेमी कॉलन ये नंबर 3 पे आप देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट होता है फुल स्टॉप की तरह, और फिर उसके नीचे कोमा, ठीक है, ये होता है सेमी कॉलन। तो ये इसके लिए होता है जहाँ पे बट आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन के माना में, जहाँ पे एंड आप और के माना में, और ओ आर और या के माना में। तो अगर आप उनको हटा दें तो वहाँ पे आपको सेमी कॉलन देना पड़ता है, ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आ रहा था कि जो इन दो जुमलों को, इन दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा था, ठीक है। उसके बाद कॉलन है, कॉलन जिसको हम उर्दू में राबता का निशान कहते हैं, ठीक है, कि जब आपने किसी की बात कोट करनी होती है, तो उस बंदे का नाम लेके आप ये कॉलन लेके आते हैं, ताकि इस बात को आइडेंटिफाई किया जा सके, ये पॉइंट आउट हो जाए कि ये बात डायरेक्ट उसी, मतलब है कि जब हम कहते हैं कायदे आज़म ने फरमाया, तो फरमाया के बाद हम ये राबता का निशान लेके आते हैं, ठीक है, ताकि ये बात कहने वाले की तरफ मंसूब की जा सके। राबता का ये होता है, ठीक है। आगे जो उन्होंने बात की होती है उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में लेके आते हैं, जिनको हम कोटेशन मार्क्स, अभी वो आ रहा है 8 नंबर पे, वो होता है। मतलब हम कहेंगे कि कायदे आज़म ने फरमाया हम सब मुसलमान हैं, तो कायदे आज़म ने फरमाया, फरमाया के बाद ये कॉलन आएगा, ठीक है, या इंग्लिश में कायदे आज़म सैड, तो यहाँ पे ये कॉलन आएगा यानी राबता का निशान, और आगे हम सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान, ये किन का कॉल है, ये किन की कोटेशन है, कायदे आज़म की है, तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लेके आएंगे, या जिनको हम कोटेशन मार्क्स बोलते हैं, ठीक है।
उनमें लेके आएंगे। ये मैंने 4 और 8 ही आपको इकट्ठा कर दिए। और क्वेश्चन मार्क जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क नंबर 6 वाला ये होता है जब कोई एक्सक्लेमेटरी, जब कोई मतलब है कि किसी फीलिंग का इजहार हो रहा होता है या किसी इमोशन का, खुशी का, गमी का, सदमे का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में, इसी के साथ लेफ़्ट पे देखें ना कि जो नंबर 2 एग्जांपल है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो हुर्रा क्या है? एक खुशी का मतलब है कि एक फीलिंग है, एक इमोशन है खुशी का, हुर्रा। तो हुर्रा, इसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जज्बात का इजहार हो रहा है, खुशी का इजहार हो रहा है। तो इसके बाद हुर्रा के बाद क्या आएगा? ये एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। फिर वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप आएगा क्योंकि बात ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद भाई है नंबर 7 पे एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी की हम बात पहले कर चुके हैं कि ये क्या होती है। एपोस्ट्रोफी क्या होती है? एपोस्ट्रोफी मैंने आपको बताया था, जैसे हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि ये मिल्कियत के लिए होती है। ये का की के का माना देती है और ये पोजेसिवनेस शो करती है, मिल्कियत। जैसे मैं कहूँ कि असलम का पेन, तो हम कहते हैं असलम्स पेन, ठीक है। अकरम की गाड़ी, तो हम कहते हैं अकरम्स कार, ठीक है। तो ये एपोस्ट्रोफी साइन होता है और इसके साथ एस आता है जो पोजेसिव का माना देता है, यानी मिल्कियत का माना देता है, ठीक है। ये आप साथ में एग्जांपल भी, यानी कि लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, लाहौर जो है पंजाब का कैपिटल है। बात पूरी होगी, फुल स्टॉप आएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब ये क्वेश्चन नहीं हो रहा बल्कि ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, के कितना ही खूबसूरत मंजर है। तो यहाँ पे सवाल नहीं हो रहा कि भी किसी से पूछा जा रहा है कि कितना खूबसूरत मंजर है, बल्कि ये खुशी का इजहार हो रहा है और हैरत का इजहार हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, जो एक्सक्लेमेशन मार्क, ये मतलब है कि एक डाल के और वो नीचे जो डॉट लगता है, ठीक है। ये है सादा सादा पंक्चुएशन, इसको आप देखा करें। प्रेपोजिशन की हमने बात की थी कि प्रेपोजिशन जो है नाउन से पहले आती है और हमें ये बताती है कि इस नाउन की लोकेशन क्या है। ये मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि मेज़, किताब जो है मेज़ पर है, किताब मेज़ के नीचे है, किताब मेज़ के सामने है, पीछे है, तो हमें ये प्रेपोजिशन लोकेशन बताती है कि अबव द टेबल है, ऑन द टेबल है, इन फ्रंट ऑफ टेबल है, बिहाइंड द टेबल है, ऑन द साइड ऑफ टेबल है। तो प्रेपोजिशन तो ये होती है, इसके बारे में हम जो है पहले बात कर चुके हैं प्रेपोजिशन। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आज है, ये जिस पे हमने बात करनी है वो है कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो कंपाउंड, आपको पता है कि कंपाउंड हम बोलते हैं किसी मजमूए को, किसी मिक्सचर को, कंपाउंड ये होता है, ठीक है। Compound preposition are formed by prefixing a preposition to a noun, an adjective or an adverb। तो यहाँ पे भाई एक सिर्फ प्रेपोजिशन नहीं होती, जिस तरह प्रेपोजिशन आपने पढ़ी हुई है ना, अबव है, ऑन है, एट है, ठीक है, बिहाइंड है, ये तो सिंगल प्रेपोजिशन है। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन होती है जिसमें दो चीज़ें मिलती हैं, कि एक प्रेपोजिशन होती है और साथ में एक नाउन होता है या कोई एडजेक्टिव होता है या कोई एडवर्ब होता है। तो ये मिक्सचर होता है प्रेपोजिशन का और किसी नाउन का, किसी एडजेक्टिव का, किसी एडवर्ब का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे अक्रॉस है, तो अक्रॉस, इसमें दो चीज़ें मिलती हैं, ऑन और क्रॉस, ऑन और क्रॉस, तो ये अक्रॉस बनता है। इसी तरह अलोंग है, तो ये भी ऑन और लॉन्ग, ए लॉन्ग। बिहाइंड, बाय हाइंड, बाय हाइंड। इसी तरह बीनीथ, जिसको हम नीचे बोलते हैं, बीनीथ, बीनीथ, ये भी बी प्रेपोजिशन प्लस नीथ नाउन। बी साइड, बाय प्रेपोजिशन प्लस साइड एडवर्ब। अंडरनीथ, अंडर प्रेपोजिशन, नीथ क्या है, एक नाउन है। ये मिलता है। आप एग्जांपल देखेंगे आपको समझ आएगी। देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी कि दरिया, अक्रॉस आपने पढ़ लिया ना कि अक्रॉस ऑन क्रॉस है, देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ठीक है। ऑन क्रॉस, कि जब आप दरिया को पार करते हैं तो थ्रू ब्रिज करते हैं, तो ऑन क्रॉस एक ऑन प्रेपोजिशन हो गया, क्रॉस क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो ये जब दोनों मिलते हैं, इनका कंपोजिशन होती है
तो ये एक कंपाउंड प्रपोजिशन बनती है जिसको हम अक्रॉस बोलते हैं, ठीक है, जो हमें थ्रू का माना देती है, ठीक है। ही इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड, अलोंग द रोड होता है कि साथ साथ, कि वो चल रहा है रोड के साथ साथ। तो अलोंग कैसे बनता है, ऑन और लॉन्ग के मिक्सचर से, इनको जमा करने से, ठीक है। जिस तरह द ट्रेयर लाइज बीनीथ द रॉक, रॉक आप किसी पत्थर को कह लें कि जो ख़जाना है वो पड़ा है कहाँ पे, पत्थर के नीचे। तो बीनीथ, बी एंड नीथ के माना में पड़ा है। ही इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, वो छुप रहा है दरख्त के पीछे। तो बिहाइंड, बी प्लस हाइंड। शी इज़ सिटिंग बी साइड मी, वो मेरे साथ बैठ रही है। शी इज़ सिटिंग बी साइड में, तो बी प्लस साइड। तो जब एक प्रपोजिशन और साथ में उसके कोई नाउन मिल जाए या एडजेक्टिव मिल जाए या एडवर्ब मिल जाए तो वो जस्ट प्रपोजिशन नहीं रहती, वो एक कंपाउंड प्रपोजिशन बन जाती है। कंपाउंड प्रपोजिशन की मिसालें आपने देख ली, जैसे अक्रॉस है, अलोंग है, बीनीथ है, बिहाइंड है, बिसाइड है, ठीक है। प्रपोजिशन और कंपाउंड प्रपोजिशन में ये फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप सबसे पहले समझ रहे हैं। एडवर्ब तो आप अच्छे से समझ गए कि एड प्लस वर्ब, यानी कि ऐसा वर्ड जो वर्ब के माना में इजाफा करे। एड प्लस वर्ब, एड एडिशन के माने में होता है, वर्ब फेल होता है। तो जो वर्ब को डिफाइन करे, जो फेल को डिफाइन करे, वो एडवर्ब होते हैं। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंट से है, फ्रीक्वेंट, जैसे फ्रीक्वेंट हम बोलते हैं उर्दू में कहें तो अक्सर को, ठीक है, कि वो मेरे पास अक्सर आता है। ही कम्स टू मी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट होता है इस माना में। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ऐसे एडवर्ब्स जो अक्सर का माना देते हैं या किसी काम की फ्रीक्वेंसी हमें बताते हैं कि ये काम अक्सर होता रहता है, कभी कभार होता है, हमेशा होता है, कभी भी नहीं होता। मतलब है कि हमें उन्होंने फ़ेल की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना होता है कि इस फ़ेल के वाक़ई होने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कि ये किस फ्रीक्वेंसी से काम होता है, अक्सर होता रहता है, हमेशा होता रहता है, कभी भी नहीं होता। तो ऐसे जो एडवर्ब्स होते हैं उनको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। उनकी मिसालें आगे आ रही हैं, लेकिन आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लें कि ऐसे वर्ब्स एडवर्ब्स, एडवर्ब मैंने आपको बता दिया पहले भी, आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि एडवर्ब क्या होता है, जिसमें एडिशन होता है वर्ब के माना को समझाने के लिए, ठीक है। एडवर्ब वो होता है, जैसे मैं कहूँ कि वो दौड़ रहा है, तो वो दौड़ रहा है, दौड़ना फेल है। अगर मैं कहूँ वो तेज़ दौड़ रहा है, तो तेज़ जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि तेज़ ने हमें ये बताया कि जो दौड़ने का फेल हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, इसने वजाहत कर दी कि वो तेज़ी से हो रहा है। तो यहाँ पे जो तेज़ होगा ना, फास्ट, ये एडवर्ब होगा। तो कुछ एडवर्ब होते हैं जो हमें फेल की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं, उनको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। डेफिनेशन देख लें आप, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन समथिंग अकर्स आर इज़ डन। कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि कोई चीज़ या कोई काम कैसे, कितना तेज़ी से, हाउ ऑफन, कितना ज़्यादा, समथिंग अकर्स, कोई चीज़ वाक़ई होती है, आर इज़ डन या डन होती है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। जब हम पूछते हैं कि ये काम कितना होता है, किस स्पीड से होता है, तो उसके जवाब में क्या आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे आप देखें, ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, अक्सर, नेवर, कभी नहीं, सेल्डम, कभी कभार, रेयरली भी होता है कभी कभार, यूजली, आमतौर पर, अगेन, दोबारा, जनरली, आमतौर पर, फ्रीक्वेंटली, अक्सर, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देखेंगे आपको पता चलेगा। आप एग्जांपल देखेंगे कि अब मुस्लिम्स ऑलवेज सेलिब्रेट ईद उल अज़हा विद डिवोशन। डिवोशन होता है जज्बे के साथ, जोश व खरोश के साथ, कि मुसलमान ईद कुर्बां हमेशा जोश व खरोश से मनाते हैं। अब देखें, सेलिब्रेट है फेल, ऑलवेज है एडवर्ब। तो हमें ऑलवेज ने ये बताया कि जो सेलिब्रेशन ऑफ ईद उल अज़हा है, मुसलमान जो ईद बकरा मनाते हैं वो खुशी से मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। और कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ऑलवेज, हमेशा, यानी कि इनकी ईद उल अज़हा की सेलिब्रेशन का जो फेल है वो हमेशा होता है, ठीक है। आगे देखिए, ही सेल्डम कम्स हेयर, वो कभी कभार यहाँ आता है। तो अब कम्स है आना,
हेर यहाँ, उसका यहाँ आना, हाउ ऑफन के कितना आता है यहाँ पे, तो कहते हैं उसके जवाब में क्या आया, सेल्डम के कभी कभार, ठीक है। शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वो अक्सर गलतियों का इर्तिकाब करती है, यानी कि वो अक्सर गलतियाँ करती है। तो मेक्स मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ करना, गलतियों का इर्तिकाब करना। तो हाउ ऑफन उसके जवाब में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के ओफनली, के ओफन कि वो अक्सर गलतियों का इर्तिकाब करती है, गलतियां करती रहती है। तो ऐसे जो एडवर्ब्स होते हैं जो हमें फेल के वाक़े होने की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं कि इस फेल के वाक़े होने की क्या स्पीड है, क्या इसका मामूल है, क्या तरतीब है, तो उन एडवर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये भी सारे उन्हीं में आते हैं, रेयरली, ऑलवेज, समटाइम्स, यूजली, रेगुलरली। तो ये सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं जो हमें वर्ब की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोनंसिएशन है। प्रोनंसिएशन आपको पता है, प्रोनंस या प्रोनाउंस करना होता है लफ्ज़ की अदायगी, कि आपने किसी वर्ड को किस तरह अदा करना है, उसका लफ्ज़ आपने कैसा, तो उसके लिए हम उसको सेलेबल्स में डिवाइड करते हैं, जिनको आप हिजे हिजे बोलते हैं अरबी में और उर्दू में, कि हिजे करना या जोड़ करना, जिस तरह इंग्लिश में उनको हम सेलेबल बोलते हैं। अब आप देखें, अ सेलेबल इज़ अ वर्ड और अ वर्ड सेगमेंट दैट इज़ प्रोनाउंस्ड एज अ सिंगल साउंड। ऐसा लफ्ज़ जो जिसका एक ही साउंड हो, उसका एक ही सेलेबल होता है, सेलेबल साउंड को बोलते हैं, ठीक है। अब एयर है ना, एयर, अब देखें एयर, ये एक ही साउंड है एयर, तो इसका और कोई सेलेबल नहीं होगा, एक ही होगा, यानी कि इसके और ज़्यादा हिजे या जोड़ तोड़ नहीं होंगे। एयर, फिश, वॉक, ये एक एक साउंड है तो एक एक सेलेबल। आगे दो सेलेबल वाले आएंगे, जैसे क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेस एक सेलेबल है, शन एक अलहदा दूसरा सेलेबल है, क्वेश्चन, ठीक है, ये दो। वोटर, बॉय कॉट, ठीक है, तो ये दो सेलेबल। और कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें तीन साउंड्स होते हैं, फिर कॉन्टिन्यू, नेगेटिव, एक्सीलेंट, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये ख्याल होता है कि भाई ये आप अपनी मर्ज़ी से इनकी डिवीजन नहीं कर सकते होते सेलेबल्स की। सेलेबल का एक रूल होता है, वो आप ज़हन में रखें कि हर सेलेबल जो है, हर सेलेबल वो हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होगा। कॉन्सोनेंट लेटर्स तो आपको मैंने बताए हुए हैं कि जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉल लेटर्स हैं। इनके अलावा बाकी जितने अल्फ़ाबेट्स हैं अंग्रेज़ी के, वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स या कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। तो सेलेबल हमेशा शुरू होगा कॉन्सोनेंट साउंड से, लेकिन उसमें एक वॉल लेटर लाजमी होगा, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 लेटर्स में से उस सेलेबल में एक लेटर लाजमी होगा तो वो सेलेबल बनेगा। अगर आपके पास 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, 4 मतलब है कि वर्ड्स, सॉरी, अल्फ़ाबेट्स हैं, 4 लेटर्स हैं, लेकिन उनमें कोई वॉल लेटर नहीं है, वो सारे कॉन्सोनेंट है, तो वो उसको आप सेलेबल नहीं कह सकते। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एयर है ना, एयर, तो एयर आप देख लें, इसमें ए भी है, आई भी है। फिश है तो फिश में आई आ गया एक वॉल, वॉक है तो उसमें ए आ गया एक वॉल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, अब ये 2 सेलेबल है ना, तो क्वेस में भी देख लें, ई आ गया, शन में आई आ गया। वोटर 2 सेलेबल है, तो वो में ए आ गया, टर में ई आ गया। बॉय कॉट, तो बॉय एक सेलेबल है, उसमें ओ आ गया, कॉट एक सेलेबल है, उसमें भी ओ आ गया। कॉन्टिन्यू, कॉन इसमें भी ओ है, टिन में आई है, यू में यू भी है और ई भी है। नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, ई है, नै में, गा में ए है, टिव। तो ये एक रूल होता है भाई कि सेलेबल में कम से कम एक वॉल लेटर लाजमी होना चाहिए, इसके बगैर कोई सेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये सेलेबल डिवीजन ये आपको आप ख़ुद से नहीं कर सकते, अगर ख़ुद से करेंगे तो इस तरतीब को आप ज़हन में रखेंगे, इससे प्रोनंसिएशन बेटर होती है, ठीक है। जब आपको एक्सीलेंट पढ़ना नहीं आ रहा तो आप इसको 3 सेलेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्स, सी, लेंट, ठीक है। तो इससे प्रोनंसिएशन आपकी ठीक होती है। आपने नेगेटिव पढ़ना है तो आपको नहीं, आप नेगेटिव कुछ भी पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव, आप इसको सेलेबल डिवीजन कर रहे हैं। ये प्रोनंसिएशन बेटर करने के लिए उन्होंने एक आपको छोटी सी एक्सरसाइज दी है, आपको बेसिक चीज़ें इसमें उन्होंने बता दी हैं, ठीक है।
ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आज का समझ लें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये फिगर्स ऑफ स्पीच है हमारा। फिगर्स ऑफ स्पीच से क्या मुराद है ये आपको मैं बताता हूँ कि अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंट आपको पता है ना, हम किसको बोलते हैं? ये जो हमारे ज़ेवरात होते हैं, ठीक है, जो कीमती चीज़ें, तो ऑर्नामेंटल यूज़ ऑफ वर्ड्स। हम एक बोलते हैं फ्लावरी वर्ड्स के मतलब है कि हम सिंपल जो आम गुफ्तगू होती है आमिया में वो नहीं होता, बल्कि हम ऑर्नामेंटल यूज़ ऑफ वर्ड्स करते हैं, यानी कि अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं अपनी गुफ्तगू को। जैसे आप इजीली समझ सकते हैं, जैसे अरबी में हम बलागत की चीज़ें, तशबीहात, इस्तिआरात, किनाया ये इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसी को इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। कि यानी आपने एक चीज़ कहनी है कि वो बहुत खूबसूरत है, तो इसी को आप कहते हैं कि वो तो चाँद जैसा है, ठीक है। तो ये होता है ऑर्नामेंटल यूज़ ऑफ वर्ड्स, कि आप अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आम अल्फाज की बजाय अच्छे आप तशबीहात हो, इस्तिआरात हो, किनाया का इस्तेमाल करते हैं, ये बात कहना चाहते हैं। इट इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, कि ये बाहर निकलना होता है। डिपार्चर होता है रवानगी, तो ये अपने बाहर निकलना होता है फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, मामूली एक्सप्रेशन से, एंड इज़ यूज टू इंक्रीज द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। और आपने आम एक्सप्रेशन नहीं इस्तेमाल करना, आपने एक ऑर्नामेंटल फ्लोवरी वोकेबलरी यूज़ करनी होती है। और क्यों यूज़ करनी होती है? टू इंक्रीज द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, कि एक जुमले में अल्फाज की जो असर अंगेज़ी है, उसकी असर पजीरी है, उसको बढ़ाने के लिए, कि जब आप कहेंगे कि वो बहुत खूबसूरत है, इसका इतना असर नहीं होगा, ये इतना इफ़ेक्टिवनेस जुमला नहीं है, इफ़ेक्टिव सेंटेंस नहीं है, जितना ये है कि वो तो चांद की तरह खूबसूरत है, ठीक है। तो ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप यहाँ पे देखें, मिसाल देखें, कहते हैं कि इफ़ वी से, अगर हम कहते हैं देयर आर 4 पिलर्स इन द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग में 4 पिलर हैं, 4 स्टोन हैं। द वर्ड पिलर इज़ यूज्ड इन इट्स ऑर्डिनरी सेंस, तो ये तो आम सेंस है कि यहाँ पे आप के बिल्डिंग में 4 स्टोन हैं, 4 पिलर हैं, तो यहाँ पे तो इस्तेमाल ही पिलर होना था, ठीक है। तो पिलर तो यहाँ पे तो आम इस्तेमाल में है, इसका कोई नहीं कहेगा कि ये कोई नई बात है या कोई ख़ास बात है। लेकिन जब आप ये कहेंगे फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस, कि नाकामी जो है वो कामयाबी का सुतून है, कि आप अगर नाकाम होते हैं तो ये आपको एज ए पिलर लेना चाहिए कि अब आपको पिलर ऑफ सक्सेस मिल गया है, कि आपको कामयाबी की कुंजी, कामयाबी का सुतून मिल गया है, कि अब आप कामयाबी के रास्ते पे चल पड़े। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो आपने पिलर यूज़ किया है ना, ये एक नई बात है, इसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, इसको ऑर्नामेंटल यूज़ ऑफ वोकेबलरी, फ्लोवरी वोकेबलरी इस्तेमाल करते हैं, कि आपने एक आपके हाथ जो कामयाबी का जीना लग गया है, कामयाबी के ट्रैक पे आप लगे हैं, कामयाबी की मतलब है कि मंजिल पे, कामयाबी के रास्ते पे चल पड़े हैं, उसको माना अदा करने के लिए आपने पिलर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो ये है एक नई बात, ठीक है। द वर्ड पिलर इज़ यूज्ड इन फिगरेटिव सेंस, तो यहाँ पे ये फिगरेटिव सेंस में आया, ठीक है। हेयर आर सिंपल इलस्ट्रेशंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले होता है जी सिमिली। सिमिली हम तशबीह को इंग्लिश में सिमिली बोलते हैं, ठीक है। अरबी में या उर्दू में तशबीह होता है और इंग्लिश में क्या होता है? सिमिली। तो तशबीह का तो आपको पता है ना कि मुशब्बा होता है, मुशब्बा बिही होता है, वजह शिबा होती है, और चौथा क्या रुकने तशबीह है, हरफ़े जो शिबा होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में हम तशबीह को सिमिली बोलते हैं, कि इट इज़ अ फिगर ऑफ कंपैरिजन इन विच टू डिसिमिलर थिंग्स, कि दो बिल्कुल डिसिमिलर, कि उनमें कोई मुमासलत नहीं होती, आर कंपेयर्ड विच हैव हाउएवर एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, उनमें कोई एक वजह शिबा, कोई एक कॉमनैलिटी होती है दोनों चीज़ों में, उसकी बिना पे हम मुशब्बा को मुशब्बा बिही से तशबीह दे देते हैं। दोनों चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं और कोई सिमिलरिटी नहीं होती, किसी एक वस्फ जो दोनों में कॉमन होता है उसकी बिना पे, तो ठीक है। और इसके लिए हम अल्फाज कौन से इस्तेमाल करते हैं? लाइक, एज, सो। जैसे अरबी में तो आप पढ़ते हैं ना कि हर्फ तशबीह का आता है और बहुत से आते हैं, तो इंग्लिश में लाइक, एज और इसी तरह के लाइक और एज। जैसे आप देखें, ही रेन लाइक अ हेयर डाउन द स्ट्रीट, कि वो गली में ऐसे दौड़ा जैसे खरगोश, या वो गली में खरगोश की तरह
दौड़ा। तो खरगोश की तरह ये तशबीह है उसके दौड़ने के वस्फ की खरगोश के साथ, ठीक है। मून रोज अप इन द ईस्ट लाइक अ रोज, चांद मशरिक में ऐसे नमूदार हुआ जैसा कि फूल, लाइक अ रोज यानी कि चांद मशरिक में फूल की तरह नमूदार हुआ, फूल की तरह निकला, ठीक है। तो इंग्लिश में जो तशबीह होती है उसको हम सिमिली बोलते हैं, और इससे जुमले की जो असर पजीरी होती है, इफ़ेक्टिवनेस होती है, उसमें इजाफा हो जाता है, ठीक है। मेटाफर हम बोलते हैं जी इस्तिआरा को, इस्तिआरा का मफहूम आप समझते हैं, तो इंग्लिश में उसको मेटाफर बोलते हैं। अब मेटाफर इज़ एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग वर्ड्स सच एज, यहाँ पे आपने ये जो हुरूफ तशबीह हैं ये इस्तेमाल नहीं करने होते, जैसे आप सिमिली और तशबीह में करते हैं लाइक एज, ये नहीं अपने करने होते, बल्कि आपने जैसे द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डिज़र्ट, कि ऊँट जो है वो रेगिस्तान का जहाज़ है। तो आप ऊँट को तशबीह तो दे रहे हैं कि वो ऐसे है जैसे रेगिस्तान का जहाज़ है, लेकिन यहाँ पे आपने हुरूफ तशबीह लाइक एज ये इस्तेमाल नहीं किए। माई एल्डेस्ट सन इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है वो ख़ानदान का सितारा है, ख़ानदान का चिराग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने होते जो आप सिमिली में लाइक एज इस्तेमाल करते हैं, तो इसको मेटाफर बोलते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आप इस्तिआरा का पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन ये साउंड्स होते हैं भाई, एलिट्रेशन ये होती है कि यहाँ पे आप देख लें, दिस कॉन्सिस्ट इन द रेपिटिशन ऑफ द सेम साउंड और सेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, कि आप एक से ज़्यादा अल्फाज में एक ही साउंड या एक ही सेलेबल जो है बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख लें, स्ट्रॉन्ग एस से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रगलिंग एस से, स्टॉर्म्स एस से, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में देख लें, दूसरी लाइन में लोड एल से, लर्निंग एल से, लम्बरिंग एल से, ठीक है। तो ये जो होता है ना बार बार रिपीट करना एक ही साउंड को, एक ही लेटर को, इसको एलिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। एलिट्रेट करना, एलिट्रेटिव पोइम्स होती हैं। अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म्स ऑफ फेट, कि एक मजबूत आदमी किस्मत के तूफ़ानों से लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है। तो आप स्ट्रॉन्ग, स्ट्रगलिंग, स्टॉर्म्स, एक ही साउंड जो है बार बार आ रहा है, इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। अ लोड ऑफ लर्निंग लम्बरिंग इन हिज हेड, ठीक है। अब लोड, लर्निंग, लम्बरिंग, बार बार एक साउंड आ रहा है, इसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। तो ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच में आते हैं कि तशबीह, इस्तिआरा, एलिट्रेशन के, इससे आपका जो जुमला होता है ना उसमें जान पड़ जाती है, ठीक है। वो एक सादा जुमला नहीं रहता, बल्कि एक इम्पोर्टेंट जुमला बन जाता है, और उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो दुगनी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है ईडियम, जिसको आप मुहावरा बोलते हैं। ईडियम्स आप पढ़ते आए हैं मैट्रिक इंटर में, तो ईडियम समझ लें कि ईडियम होता क्या है। मुहावरा होता है, ईडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये अल्फाज का एक ग्रुप होता है, द मीनिंग ऑफ विच इज़ डिफरेंट फ्राम द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स, कि आप उनके अलग अलग उन अल्फाज के मानी देखेंगे तो वो और होगा, ठीक है। लेकिन जब उन अल्फाज को आप जोड़ देते हैं, इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक मुहावरे का माना देते हैं। फॉर एग्जांपल आगे आएगा, इडियम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन अ लैंग्वेज, ये एक ज़बान में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मैनी वर्ब्स व्हेन फॉलोड बाय अ प्रपोजिशन और एडवर्ब्स एक्वायर्ड इडियोमेटिक सेंस, जब बहुत सारे अफ़आल, बहुत सारे फेल जो होते हैं उनके बाद प्रपोजिशन आ जाए, एडवर्ब आ जाए, तो वो। अब आप देखें ब्रेक डाउन, अगर आप अलग-अलग पढ़ें तो ब्रेक के माना तोड़ना, डाउन का माना नीचे, लेकिन जब ये इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, ब्रेक डाउन होना, ठीक, तो ये एक मुहावरा बन जाता है ब्रेक डाउन, यानी कि किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का ज़वाल पजीर होना, ठीक है। तो ये इस सेंस में इस्तेमाल होता है। इसी तरह कास्ट अवे आप जैसे कहते हैं ना कि कास्ट होता है डालना, अवे का माना है दूर, ठीक है। तो कास्ट अवे मतलब है कि किसी से परे हटना, किसी से दिल आज़ारी हो जाना, किसी से बेजार हो जाना। तो उन्होंने हमें पहले ये बता दिया कि जब इडियम क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, अगर उन वर्ड्स को आप अलग-अलग इस्तेमाल करेंगे तो वो उनका माना इनफरादी तौर पे और होगा, इंडिविजुअली और माना में इस्तेमाल होंगे। लेकिन जब वो इकट्ठे होके
इकट्ठे हो जाते हैं और एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो वो एक अलहदा मफ़हूम अदा करते हैं, जो कि उनके जो अल्फाज होते हैं, ज़ाहिरी जो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, उन पे नहीं। अब ब्रेक डाउन से ही आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें कि ब्रेक का माना तोड़ना है, डाउन का माना नीचे। लेकिन ब्रेक डाउन जब इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होगा तो ब्रेक डाउन, अब आप देखें कि अगर मैं कहूँ हिज हेल्थ हैज़ बीन ब्रोकन डाउन, तो हिज हेल्थ हैज़ बीन ब्रोकन डाउन, तो यहाँ पे ये ब्रेक जो है ब्रेक के माना में इस्तेमाल नहीं हुआ, डाउन के माना में इस्तेमाल हुआ, बल्कि इस माना में हुआ है कि उसकी सेहत अब ख़राब हो गई है। ठीक है, ये माना अदा करने के लिए हमने ब्रेक डाउन को इस्तेमाल किया। तो जब एक अल्फाज का मजमूआ किसी ख़ास माना के लिए, किसी ख़ास मफ़हूम अदा करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम इडियम बोलते हैं। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद ये हमारा कॉन्जंक्शन है। कॉन्जंक्शन हमने प्रपोजिशन में भी पढ़ा था, ये दोबारा आ गया। देख लें कि कॉन्जंक्शन क्या होता है। जंक्शन आपको मैंने बार बार बताया कि ये जो ट्रेन्स के जंक्शन होते हैं, जहाँ पे वो पटड़ी में जोड़ होता है, जंक्शन। ठीक है, तो उसी माना है कॉन्जंक्शन के, जो दो अल्फाज को, दो जुमलों को, दो फ्रेजेस को, जो वर्ड्स आपस में जोड़ते हैं, वो कॉन्जंक्शन है। जैसे देखें, सीमा एंड फ्रीदा आर गुड फ्रेंड्स, सीमा और फ्रीदा अच्छी दोस्त हैं। तो सीमा एंड फ्रीदा, अब एंड ने सीमा और फ्रीदा को कॉन्जंक्शन प्रोवाइड किया, तो ये एंड क्या होगा, कॉन्जंक्शन। आई रैन फास्ट बट मिस द बस, मैं तेज़ दौड़ा लेकिन बस रह गई, बस छूट गई। तो बट, आई रैन फास्ट एक जुमला, मैं तेज़ दौड़ा, मिस द बस, बस रह गई, लेकिन बस रह गई। तो ये जो लेकिन है ये कॉन्जंक्शन है, दो जुमलों को, दो फ्रेजेस को मिला रहा है। तो कॉन्जंक्शन ये आप पहले भी समझ चुके हैं। इंटरजेक्शन ये वही है जी, एक्सक्लेमेशन जो हम पढ़ चुके हैं कि जिनके आखिर में एक्सक्लेमेटरी वर्ब आता है, कि इजहार अफसोस होता है, खुशी का इजहार होता है, सदमे का, हैरानगी का, हैरत का, तो उसके लिए हम इंटरजेक्शन यानी कि एक्सक्लेमेशनी, जिसको वो इस्तेजाइया आप बोलते हैं, अलामत। जैसे खुशी का इजहार हो, जॉय, जैसे हुर्रा, हाउ इज़ इट हैपन, हाउ डज़ इट हैपन। या सदमे का अल्लास आप बोलते हैं, सरप्राइज आप व्हाट आर यू सेइंग। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अगले बंदे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि आप हैरत का इजहार करते हैं कि व्हाट आर यू सेइंग, कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो उसके एंड में ये आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो ये होता है इंटरजेक्शन। ठीक है, ये आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, वो आपने देखा है। अच्छा, आज हमारा लास्ट है जी साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं ये आप देखें कि अ लेटर इन अ वर्ड दैट डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू एनी साउंड इन द वर्ड प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड अ साइलेंट लेटर। कि अब किसी लफ्ज़ में कोई ऐसा लेटर होता है कि जिसका हम कोई भी साउंड अदा नहीं करते, या उसका कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। ठीक है, वो साइलेंट लेटर होता है, यानी लिखने में तो आ जाता है लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसका साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे देख लें कि मैच है, मैच, तो साउंड किन का हो रहा है, मैच, आगे सी एच का, टी का कोई साउंड नहीं। ओफन है, टी का कोई साउंड नहीं। लिसन है, टी का कोई साउंड नहीं। नाइफ है, के का कोई साउंड नहीं। नाव है, का कोई साउंड नहीं। नी है, का कोई साउंड नहीं। तो ये जो ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको हम लिखते हैं लेकिन बोलते वक्त इनका कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं जी, साइलेंट लेटर्स होते हैं। और इनकी आप निशानदेही करने के लिए एक तरीका होता था कि जब भी आप पढ़ें, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो साइलेंट लेटर है उसके ऊपर आप अपनी पेंसिल से डॉट लगा दें। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि ये जो है ये साइलेंट लेटर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेसन जो है कंप्लीट हुआ।